खबरें में खुश आमदीद। मेरे साथ आरमित भट्टी साहब और मैं हूं सईद काजी और एक ख़ास मेहमान कराची से हैं। मैं थोड़ा सा सस्पेंस छोड़ता हूं, पहले रन डाउन और फिर हम बराह रास्त उनकी तरफ जाएंगे। फरा का बड़ा जिक्र आ रहा है, क्या ये एक बहुत बड़ा एक सबूत निकल आएंगे PTI के चेयरमैन के खिलाफ? इस पर बात करेंगे। मुत्तहिदा कराची की तमाम नशिस्तों पर होगी या उसका अलायंस होगा, इस हवाले से कैम शख्सियत हमारे साथ हैं। बाप पार्टी भी मुस्लिम लीग में जम होने की खबरें आ रही हैं, इस पर बात करेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लॉकडाउन से क्या स्मॉग ख़त्म हो जाएगा? जी हाँ, हमारे साथ हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब, मेयर भी रहे और माशा बड़े पुराने पॉलिटिकल वर्कर और लीडर हैं। थैंक यू वेरी मच मुस्तफ़ा भाई, आपने हमें टाइम दिया। मैं ज़रा खोलता हूँ सवाल। आपकी मुलाकात हुई और मुस्लिम लीग नून की जानब, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वहाँ? आप सीटों पर करेंगे कोई एडजस्टमेंट, और क्या पंजाब में भी आपको मुस्लिम लीग नून अकोमोडेट करेगी? क्या कोई अभी ऐसा या अभी प्रोसेस में है मुस्तफ़ा भाई? कोई टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर बात नहीं हुई है, ना कोई टर्म्स एंड कंडीशंस थी। एक मुलाकात ये थी कि एक कॉन्सेप्चुअली ये एग्रीमेंट हो गया है कि PMLN और मुस्लिम लीग PMLN और MQM पाकिस्तान एक दूसरे के इलेक्शंस में मदद करेंगी। और हम यहाँ पर पिछले 15 सालों से विक्टिम हैं पीपल्स पार्टी के। इस शहर को उन्होंने जो है वो कुछ भी नहीं किया। और फिर हम एक फंडामेंटल हमारे पास एक अंडरस्टैंडिंग ये है कि देखें, आज के पाकिस्तान में लोग जिस दलदल में मसाइल के फंस गए हैं, इनको जो है वो नॉर्मल पैनाडोल की गोली देकर इस सर का दर्द नहीं जाएगा। रेडिकल किस्म के टफ डिसीजंस की ज़रूरत है। इस तरह की तमाम चीज़ों के ऊपर गुफ्तगू हुई और हमने कहा कि हम जो है वो उसूली तौर पर जो है वो PMLN और PMLN उसूली तौर पर जो है MQM के साथ है। इसके लिए फर्दर क्या डेवलपमेंट होनी है, 10 दिन के बाद एक रिपोर्ट बननी है जो कि 3-3 रुकनी कमेटीज़ बना दी गई हैं और वो कमेटी आपस में मिलेगी और नेटिग्रिटीज़ वो कमेटीज़ जो है वो आपस में तय करेंगी। तो एक कॉन्सेप्चुअल गुफ्तगू हुई है और एग्रीमेंट, अगर आप इसे कहें अंडरस्टैंडिंग हुई है। तो इसके अलावा निटी-ग्रिटी में कोई बात नहीं हुई। भट्टी साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्तफ़ा कमाल साहब, हमें याद है कि जब आप मेयर थे तो कराची की तारीख का सबसे ज़्यादा काम आपके टाइम में हुआ, इसलिए नहीं कि आप सामने हैं, अगर गलत तो मैं कह देता। क्या वजह है कि हमेशा 9-0 सारे लीडर आते थे, नवाज शरीफ हो, इमरान हो, जरदारी हो। इस दफ़ा मुस्तफ़ा कमाल और दीगर कायदीन को माल्टोन आना पड़ा? क्या हमारी MQM थोड़ी सी वीक पोजीशन पे हो गई है या कुछ हालात का तकाजा था? नहीं, जब 9-0 भी आते थे तो उससे पहले जो है वो बहुत सारे दफ़ा जो है वो बहुत सारे विजिट जो है वो MQM के लोगों के दूसरी पार्टीज़ के पास भी हुआ करते थे, हो जाया करते थे। और 9-0 जब आते थे तो एक सिंबॉलिक सा जो एक उसका एक जेस्चर जाता था। अभी भी लोग आएंगे, बादराबाद आते हैं, आए थे पहले भी, अभी भी आएंगे और इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी आएंगे। तो मैं समझता हूँ कि नहीं, इन लाइन्स के ऊपर जो है वो हमारी गुफ्तगू नहीं हो रही कि कोई हमारी कोई आना है या उनकी कोई आना है। एक अच्छे जेस्चर में आपस की कम्युनिकेशन से, क्योंकि PMLN ने हमें एक अच्छा खुशगवार तजुर्बा ये है कि जो पिछली गवर्नमेंट थी उसने, वज़ीर आज़म ने हमें सेंसस पे सपोर्ट किया है कराची के स्टैंड को। पीपल्स पार्टी ने 1 करोड़ 30 लाख पे आबादी क्लोज कर दी थी 7 अप्रैल को। डेट्स बढ़ाकर हमारे सबूत व शवाहिद देखकर जब 22-23 जुलाई को सेंसस ख़त्म हुआ है तो 2 करोड़ 3 लाख आबादी पे कराची क्लोज हुआ है। 73 लाख लोग डेट ख़त्म करने के बाद बाजियाब कराए गए। ये सारा क्रेडिट जो है वो PMLN की गवर्नमेंट को वफाक में जाता है। उन्होंने हमारी सही बात सुनी। ये अभी भी सबको सारे नंबर्स पूरे नहीं, लेकिन बहुत बड़ी तबाही बर्बादी से उस तबाही बर्बादी को कम किया गया। तो ये एक प्लेजेंट सी जो है वो हमारे पास मेमोरी मौजूद है, उसी को हमने फिर ये आगे बढ़ाया। तो आ जाएंगे, लोग भी आएंगे हमारे पास में इंशाल्लाह। अच्छा सर, मैं एक और सवाल करूं। गुजारिश है कि अगर मुस्लिम लीग नून MQM से करती है तो उसे कराची में यकीनन फ़ायदा होगा, क्योंकि कराची में मुस्लिम लीग नून की कोई पोजीशन इतनी बाज़ाहिर बादुल नज़र में नज़र नहीं आती। क्या MQM इसके बदले अगर उन्हें कराची में कुछ सीटों पर सपोर्ट करती है तो क्या MQM को लाहौर या पंजाब में भी मुस्लिम लीग नून उनके मुकाबले में आदमी नहीं खड़ा करेंगे? कोई ऐसी इब्तदाई गुफ्तगू तो हुई होगी, तो फिर आगे जाके मामला सेट होंगे ना?
नहीं है भट्टी साहब, ये इब्तदाई इस तरह की इब्तदाई गुफ्तगू जो है वो बिल्कुल भी नहीं हुई। मैंने आपसे अर्ज़ किया कि हम एक बड़े मैक्रो लेवल के ऊपर हमने पहली दफ़ा हमारी मुलाकात थी, तो अभी हो रही थी, तो एक बड़े लेवल पे मैक्रो लेवल पे स्ट्रेटजिक गुफ्तगू हुई कि भाई हमें आगे रिफॉर्म्स करने हैं, हमें कराची को आप जैसा आपने कहा कराची को और पाकिस्तान को किस चीज़ की ज़रूरत है, इख्तियारात और वसाइल ग्रास रूट लेवल पे लाने की ज़रूरत है। अभी वज़ीर आज़म और वज़ीर आला हाउस में सारे इख्तियारात और वसाइल 18वीं तरमीम और सूबाई खुद मुख्तारी के नाम पर जो तरमीम हुई है वो उसके बाद पार्क हो गए, नीचे जो ज़िले खुद मुख्तारी होनी है वो नहीं हो पाई। उसके लिए 3 आइनी तरमीम की ज़रूरत है कि वज़ीर आज़म वज़ीर आला की तरह लोकल गवर्नमेंट के महकमे आइन में लिख दिए जाएँ, NFC अवार्ड की तरह PFC अवार्ड आइन में लिख दिया जाए, और जब तक लोकल गवर्नमेंट के इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट मौजूद नहीं है, जब तक मुल्क में जनरल इलेक्शन नहीं होने चाहिए। इन बातों का बाकायदा जिक्र हुआ और इसके ऊपर बात हुई उनकी सारी टीम के सामने कि हम पाकिस्तान में हमें ये रिफॉर्म्स करने हैं, इख्तियारात और वसाइल। तो इसमें कहीं से भी इलेक्शन लड़ने की, ये कहां से लड़ेंगे, कौन लड़ेगा, किसके अगेंस्ट, ये वाली बात नहीं हुई है, ये गुफ्तगू नहीं हुई। अच्छा मुस्तफ़ा भाई, एक और अहम बात मैं आपसे करना चाहता हूँ। सबसे बड़ी मैस पार्टी अगर वहाँ कराची में बनी है तो आपकी तारीख है, दिस इज़ ये हकीकत है, मिडिल क्लास की भी और वर्किंग क्लास की भी। एक तस्वीर ये है पंजाब में और दीगर सूबे में कि 16 महीनों का मलबा है PMLN पे, और जो कल हम देख रहे थे बहुत सारे जो आए हैं सर्वेज आए हैं उसमें भी बज़ाहिर यही शक्ल नज़र आती है। तो डोंट यू थिंक इट इज़ अ बैड बारगेन पॉलिटिकली स्पीकिंग, क्योंकि यहाँ पर तो अभी ये तस्वीर है कि ये ज़्यादा और कैंडिडेट्स भी लगता है कि मुश्किल से मिल रहे हैं, तो फिर क्या क्या क्या, क्या समझते हैं आप, नुकसानदेह नहीं हो सकती ये आपके लिए? हमारे पास ये तासुर तो नहीं है, खैर हमारे पास अदर वेयर ऑन द कॉन्ट्रेरी इसके बिल्कुल बरक्स से हमारे पास जो तासुर है। लेकिन देखिए हमारे पास, आप मेरी पोजीशन मेरी शूज़ पे पैर रख के देखें, हमारे पास चॉइसेस क्या है। पीपल्स पार्टी यहाँ की बड़ी पार्टी है जिसकी सिंध में हुक्मरानी है, 15 सालों से उनकी यहाँ पर हुक्मरानी है। पीने का पानी वो हमें देते नहीं है, सीवरेज का पानी घर से बाहर जाता नहीं है, पीने का पानी आता नहीं है। जो पानी लाइनों में आता था इनकी हुकूमतों से पहले, आज उसी पानी की लाइनों में हाइड्रेंट्स बनाकर चोरी करके अरबों रुपए का पानी हम ये बेचते हैं। 5.5 लाख नौकरियां दी हैं सिंध में, एक नौकरी कराची हैदराबाद के लड़के को नहीं दी इन्होंने। जो डोमिसाइल कोटा सिस्टम है यहाँ पर, उस कोटे पे भी 40% कोटा नहीं दे रहे। जब ये कोटा से शहर देही खत्म कर देते हैं तो फिर शहरी कोटे को भी जाली डोमिसाइल बनाकर वो कोटा भी छीन लेते हैं। रात में बिजली नहीं, सुबह गैस नहीं, कचरा को उठाने वाला नहीं है। और फिर इनका जो एरोगेंस है वो संभलने के लिए, रुकने के लिए तैयार नहीं है। रियासत बना ली उन्होंने अपनी। तो इस सारे हालात में, और आगे भी वो समझने के लिए थे, वो अपनी पावर, अपनी ताकत, अपने पैसे से वो दिलों पर कब्जा करना चाहते हैं, वो टेरिटरीज पर कब्जा करना चाहते हैं। वो इलेक्शन लड़ना नहीं चाहते, इलेक्शन को खरीदना चाहते हैं और अरबों रुपए खर्च करें, हजारों अरब रुपए कमाएं। 22,000 अरब रुपए सिंध के अपने हिसाब से खर्च हुए हैं पिछले 15 सालों में, उनके अपने रिकॉर्ड के मुताबिक 22 अरब रुपए भी नहीं लगे, 22,000 अरब रुपए तो जेबों में गए, जाहिर सी बात है वो पैसा भी इलेक्शन। तो इन सारी सिचुएशंस पे हमारी जैसी पार्टी के पास और क्या ऑप्शन बच जाता है कि पीपल्स पार्टी यहां पर रुकने के लिए तैयार नहीं है, हमें सुनने के लिए तैयार नहीं है, हमारे मैंडेट को रिस्पेक्ट देने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि शहर पर कब्जा करते चले जा रहे हैं, सिस्टम बनाते चले जा रहे हैं। तो आप PTI ने कुछ करके नहीं दिखाया, अभी उनका जो हशर है वो आप सबके सामने है, तो हम अभी और कहां जाएं। डेफिनेटली दिस इज द फ्यूचर, वी सी द फ्यूचर। और हमारा, मैंने आपको बताया कि प्लेजेंट सा हमें एक अच्छी मेमोरी है PMLN के साथ कि उन्होंने एहसन इकबाल साहब ने, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने हमारे जायज़ मौक़िफ़ को सुनकर हमें डेट्स बढ़ाई कराची में, सिंध में, और 73 लाख लोगों के ऊपर पूरा एक नया शहर बन जाता है। 73 लाख लोग डेट खत्म होने के बाद बाजियाब कराए हैं। तो इन तमाम चीजों को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। हम समझते हैं कि गुजारिश ये है एंटी पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट के तरीके इंसाफ के साथ भी आपका इत्तेहाद रहा, फिर 16 माह मोहतरम PDM के साथ भी रहा, नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब भी रहा। तो आप समझते हैं 16 माह में उन्होंने वो काम कर दिए जो आपकी रिक्वायरमेंट थी, उसमें तो फिर आपको नौकरियां और ये मसाइल तो हल हुए होंगे, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के वज़ीर आज़म थे आखिरी। देखिए नौकरियां जो है वो वफाकी हुकूमत ने नहीं दी हैं। नौकरियां मैं जो बात कर रहा हूँ 5.5 लाख नौकरियां वो सूबाई वज़ीर आला ने दी हैं, और सूबाई वज़ीर आला से हमारा इत्तेहाद नहीं था। पीपल्स पार्टी में सूबे में हम अपोजिशन बेंचेस पे बैठे थे,
हमारा ओपोजिशन लीडर, हमारी खातून ओपोजिशन लीडर बनी पीटीआई के बाद, और हम ओपोजिशन बेंचेस पे थे। हमारा वफाक से जो है वो अलग इत्तेहाद था और हम उसकी हुकूमत में शामिल थे, सूबे में हम हुकूमत में शामिल नहीं थे। तो डेफिनेटली 16 महीनों में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तो जो है वो नौकरियां ना उन्होंने दी हैं किसी को, ना हमें दी हैं उन्होंने। अच्छा, उन्होंने अपने उम्मीदवारों को सारा अपने रुकन असम्बली को तरक्याती फंड दिए। क्या कम से कम MQM की ये अहमियत समझते हुए आपको भी तरक्याती 16 माह में फंड कोई मिले ताकि अपने इलाकों की आप बेहतरी कर सके? जी, हमें हमारे MNAs को, जो हमारे 7 MNAs हैं, उनको जो है वो तरक्याती फंड, डेवलपमेंट फंड के नाम पर जो है वो फंड मिले कराची हैदराबाद में इन 16 महीनों में। अच्छा, एक तो इसका मतलब है मियाँ साहब फिर एक मिसाली वज़ीर आज़म बन सकते हैं, क्योंकि पहले भी 3 दफ़ा रहे और एक MQM जैसी होगी। तो पीपल्स पार्टी इन दोनों में कह रही है कि हमें कभी लेवल प्लेइंग फील्डिंग नहीं मिल रही। डू यू थिंक कहीं उनके साथ ज्यादती हो रही है, जबकि 15 साल से मुसलसल पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है? तो ऐसे में बिलावल साहब क्यों कहते हैं कि हमें लेवल प्लेइंग फील्डिंग नहीं मिल रही? आप क्या समझते हैं? पीपल्स पार्टी को बेसिकली जो फुटबॉल के मैच में दोनों गोल पोस्ट पे जो है ना, वो खुद ही गोल करना चाहते हैं। उनका आगे कोई खिलाड़ी खड़ा ना हो और वो रेफरी भी उनका हो और गोल पोस्ट खाली हो। जब दिल चाहे जिस गोल पोस्ट पे चाहे गोल करें, उनका गोल करार दिया जाए। पीपल्स पार्टी उसको लेवल प्लेइंग फील्ड कहती है। पुलिस उनकी है, सरकारी अफसर उनका है, तप्पेदार उनका है, पानी के महकमे का आदमी उनका है, FIR उनके कहने पे कटती है, पानी उनके कहने पर लोगों को बंद कर देते हैं, खोल देते हैं अभी उनको, और सिस्टम उनका चल रहा है। कराची में आप एक ईंट अपनी नहीं लगा सकते, वहाँ पर आपको रिश्वत देनी पड़ती है, लोग आ जाते हैं, ज़मीनें वो कब्जा कर रहे हैं, सिस्टम उनका चल रहा है। लोग अपनी जायज़ ज़मीनों को छुड़वाने के लिए भी करोड़ों रुपए देकर जो है वो ज़मीनें छुड़वाते हैं। तो भाई अभी जो है वो और क्या चाहिए? सिंध तो बेसिकली तो पूरी जागीर बन गई है। अच्छा मुस्तफा भाई, एक और भी आपका बहुत बड़ा एतराज़ था और बड़ा जेन्युइन था, ये जो सेंसस हुआ था इस पे बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन थी आपकी। आप क्या समझते हैं कि जो शहरी आबादी MQM के ख्याल में, उसके एनालिसिस और रिसर्च के मुताबिक कितनी है और इंटीरियर सिंध की कितनी है? जी, आराम से अब मैं कह सकता हूँ, कंजर्वेटिव नंबर आपको दे रहा हूँ कि कराची कहीं पे भी जो है 50-55% सिंध की आबादी के 50-55% से कम नहीं है। और जिस दिन भी सही से मरदमशुमारी हो जाएगी, आपको कराची 50+ % है सिंध की आबादी का। अभी आपने उसको 37% हम लेकर आए इस वाले सेंसस पे, ये भी ठीक नहीं है। 50% से ज़ायद है सिंध की आबादी का, और जिस दिन भी सही मरदमशुमारी हो जाएगी उस दिन ये ठीक हो जाएगा सारा। और उसके बाद जो कराची जीतेगा, जिसको सिंध हुकूमत बनानी है, उसको कराची जीतना पड़ेगा। तो एग्जैक्टली आप क्या समझते हैं, फिगर क्या है, कितने करोड़ है जो सिर्फ कराची है? जी 2,70,80,00,000 कराची की आबादी आज है। 3 करोड़ बिल्कुल है जी बड़ी साहब। अच्छा मुस्तफा भाई, आप जब 2018 में थे, MQM अलग थी, आप अलग थे, अब दोनों सब आप इकट्ठे हो चुके हैं, तो कराची में कितनी तवक्को कर रही है कि MQM कराची और हैदराबाद से सीटें या सिंध से ले जा सकती हैं आराम से, अगर इलेक्शन शफाफ होते हैं? यकीनन ये शफाफ वाला कहना जरूरी होता है आजकल। देखें भट्टी साहब, हैदराबाद तो MQM के पास 2018 में भी था, यहाँ कराची में MQM और हम स्प्लिट हुए हुए थे, तो उसकी वजह से यकीनन जो है वो हमने यहाँ पर लोग भी कंफ्यूज थे और कारकुनान डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए थे। ये सिलसिला अल्लाह का शुक्र है कि 1 साल पहले ये मर्जर हो गया है। उस मर्जर के बाद जो टीदिंग प्रॉब्लम्स थी वो सारे रिजॉल्व हो गई हैं, और अब हम बड़े बड़े शोज़ कर रहे हैं इलाकों में, और 3 महीनों से हम जो है वो ग्राउंड पर हैं। और इस वक्त जो माहौल है कराची में कि पीपल्स पार्टी ने कोई डिलीवर किया नहीं है, PTI का पता नहीं है, PTI ने कुछ नहीं डिलीवर किया, तो MQM के अलावा कोई और चॉइस नहीं है। आखिरी लेगेसी काम की इस शहर में हमारी है। हमारे ज़माने में ये शहर दुनिया के 12 तेज़ी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल था। आज 15 साल की पीपल्स पार्टी की हुकूमत के बाद ये शहर दुनिया की 4 बदतरीन इंसानों के रहने की जगह 4th वर्स्ट लिविंग सिटीज इन द वर्ल्ड में इसका शुमार है रैंकिंग वाइज। तो तरक्की करने वाले शहर से लेकर बदतरीन इंसानों के रहने की सफर जो है 15 सालों में। इन सारी चीजों को सामने रखकर हम अच्छा चैन से, हमारे पास लोगों के पास जो है बहुत ज्यादा हमारे अंदर हमारे लिए होप है, और जिस तरह से लोग आ रहे
रहे हैं, हम ये कह रहे हैं, देखें बहुत बबांगे दौल कि हम सबसे अच्छे लोग नहीं हैं, लेकिन हम इन सारे बुरों से कम बुरे लोग हैं और हम अपनी बुराइयों को रोजाना कम करते चले जा रहे हैं, हम अपनी इस्लाह करते चले जा रहे हैं। आखिरी काम इस शहर में हमारे हाथों से हुआ था। अच्छा मुस्तफा भाई, आपने बड़ी ऐसी बात की कि मैं माफी चाहता हूं, इंटरजेक्ट कर रहा हूं। आज़ादी के बाद दुनिया के 10 खूबसूरत तरीन और मोस्ट विजिटेड सिटीज में था कराची, अब 4 बदतरीन शहरों में है। वो था ना, जैदी साहब ने कहा था कि मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं, तमाम शहर ने पहने हुए दस्ताने। आप भी हुकूमत में रहे, पीपल्स पार्टी भी रही और भी, मगर ये हाल है कराची का। नहीं, आप देखें इसमें हमें बड़ी, मैंने तो आपको बताया कि जब हमारे पास ये शहर था तो दुनिया के 12 तेजी से तरक्की करने वाले शहरों में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में रैंकिंग हुई इसकी। हमारे बाद 2008 में जब पीपल्स पार्टी आई है, उसके बाद 15 सालों से उनकी हुक्मरानी है। वो 2010 में इलेक्शन, हमारे टेन्योर खत्म हुआ, 5 सालों तक तो उन्होंने इलेक्शन ही नहीं करवाया, 5 सालों तक, और उसमें एडमिनिस्ट्रेटर्स लगाकर वो चला रहे थे। यकीनन इसमें हमारी भी कोताहियां हैं। हमारी पिछली जो हमारी पार्टी थी, उनके लोग थे, हम लोग भी शामिल थे उसके अंदर, हमारी कोताहियां हैं, मैं उससे बरी ज़ुबान नहीं होता। लेकिन हमारे लोगों ने जो है वो फ्यूचर नहीं देखा, अपनी गवर्नरी के लिए, अपनी चीज़ों के लिए लंदन एक कॉल चली जाती थी, सब चीज़ें जो है वो उनको समझा दी जाती, अजीब चक्कर थे सारे। हम इन सारे रोलर कोस्टर ड्राइव से होते हुए आज उस जगह पे आ गए हैं। अच्छा मुस्तफा भाई, आप सुबह से आज डीपर दे रहे हैं फराह गोगी के इशू पे, मुझे अभी यानी बताया गया, तो इस इशू को क्या क्या समझते हैं, ये कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए, बहुत अफसोस है मुझे तो, और बहुत दुख है कि पाकिस्तान की यूथ ने, पाकिस्तान की ख़वातीन ने ज़्यादातर, और मर्दों ने भी इमरान खान साहब से उम्मीद लगाई थी, उनके नारे पे लब्बैक कहा था और एक तब्दीली की उम्मीद थी उनको। स्टेटस को चैलेंज करने आए थे, वो मोरूसी सियासत ख़त्म करने आए थे, वो रियासत मदीना की बनाना चाहते थे, वो इसको अमर बिल मारूफ का वो नारा लगा रहे थे। लेकिन जब वो सारे नारे और सारे दावे कर रहे थे, एन उसी वक्त वो अपने घर के अंदर बैठकर उससे बिल्कुल बरक्स सारी चोरियां कर रहे थे या करवा रहे थे, या सारी डकैतियां करवा रहे थे या करवा रहे थे कि जहां पर जो वो बोल रहे थे। और आज जो सब कुछ निकल कर आ रहा है कि भाई 2017 में उनकी फराह गोगी साहिबा के पास जो जायदादों की जो मालियत है वो 20 करोड़ है, और 2020 में 3 सालों के बाद 4.5 अरब रुपए हो जाती है। और वह मुझे याद पड़ता है कि वजीर आजम साहब जब हुकूमत जाने के बाद, एक्स वजीर आजम इमरान खान जब कौम से खिताब करने आए, पहला खिताब, सब लोग ये समझ रहे थे कि वो आकर बताएंगे कि उन्होंने इस मुल्क में 4 सालों में लोगों के लिए क्या किया। 4 सालों में उन्होंने आकर पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ और सिर्फ ये बताने के लिए आए कि फराह गोगी बेकसूर है, वो बेचारी है। तो उन्होंने अपनी एफिलिएशन ख़त्म नहीं की। फराह गोगी कोई पॉलिटिशियन नहीं है, कोई नामवर शख्सियत नहीं है कि उनको कोई जानता हो। यकीनन उन्होंने वज़ीर आज़म हाउस को इस्तेमाल किया, वज़ीर आज़म को इस्तेमाल किया, वो उनके नाम से पहचानी जाती थी। तो ये बहुत ही दुख और अफसोस से मैं कहता हूं कि इस मुल्क के नौजवानों को एक बड़ा सेटबैक है। अब इस नस्ल के लोग तो किसी के ऊपर यकीन जो है वो नहीं करेंगे। हम जैसे लोग जो कि सच बोलते चले आ रहे हैं, आज हमें भी अपने सच को बोलने और समझाने में दुश्वारियां पैदा होती हैं। लोग कहते हैं यार इमरान खान भी यही बोलता था, वो भी ऐसी बात करता था, देखो क्या निकल कर आ रहा है। मुस्तफा कमाल के सच से थोड़ा सा फायदा उठाना चाह रहा हूं। मुस्तफा कमाल साहब का हमारा बरतानिया दौर का तल्लक है। फराह गोगी के साथ कोई प्रॉपर्टी टाइकून का भी नाम आ रहा है, वो प्रॉपर्टी टाइकून कौन है, उसे क्यों नहीं बुलाया जाता? और दूसरा, क्या सिंध में भी कोई फराह गोगी या गोगा है जो इस तरह के कामों में मशगूल रहा है, पैसे पूसे बनाने में? अरबों रुपए तो आजकल मजाक है। ये दोनों सवाल मुस्तफा कमाल की कोर्ट में आज। देखें भट्टी साहब, इस मुल्क के जो भी करप्शन को रोकने वाले इदारे हैं, जो भी लोग हैं, उनको जिन जिन का पता है उनको सबको लेकर आना चाहिए, उनका जो काम उनको करना चाहिए। बल्कि जब ये हो रहा था ये सब कुछ, ये आज जो लिस्टें दिखाई जा रही हैं, ये जब ये हो रहा था तो सारे ओहदेदारान जो चांद पर गए हुए थे, पाकिस्तान खाली था, सिर्फ फराह गोगी यहाँ पर थी ये करप्शन करने के लिए। भाई जो लोग जिनका काम है करप्शन रोकना और मुल्क की हिफाजत करना, उन लोग, उनके ओहदेदारों को, उनके सरबराहों को, नैब के सरबराह को, एंटी करप्शन को, FIO, इन सबको लाकर पूछना चाहिए ना कि आप जिस दौर में सब कुछ हुआ, आप उस वक्त क्या कर रहे थे, कहां थे?
और आप जिनका नाम ले रहे हैं या जो लोग आप जानते हैं या जिस सारी चीजें, ये मेरा काम नहीं है, ये लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का, ये उन इदारों का काम है जो करप्शन को रोकने के इदारे हैं मुल्क में। अगर कोई किसी को लाया जाना चाहिए, किसी को से बात करनी की जानी चाहिए, तो बिल्कुल उसको लाया जाना चाहिए, बात की जानी चाहिए इससे। नहीं, मैं कह रहा हूँ सिंध में देखें 15 साल से मुसलसल हुकूमत है। सिंध जो रोशनियों का शहर था, सिंध नहीं तरक्की करेगा तो मुल्क नहीं करेगा। तो क्या सिंध में भी कोई फरा गोगी या गोगा टाइप लोग हैं जिन्हें कानून की गिरफ्त में आना चाहिए, या आप समझते हैं 15 साल में कुछ नहीं हुआ ऐसा कि सिंध में किसी को एंटी करप्शन या नैब या FIA को फाल नहीं होना चाहिए? नहीं, भट्टी साहब, मैं इतनी देर से आपके प्रोग्राम में और अर्ज क्या कर रहा हूँ, यही तो कर रहा हूँ कि भाई हमें तो जो है वो यहाँ पे सिर्फ पानी चोरी करके ही सैकड़ों अरब रुपए इसके यहाँ पर कमाए जा रहे हैं। तो एक गोगी गोगा नहीं, यहाँ पर पता नहीं कितने गोगे और कितनी गोगियां यहाँ पर। तो ये तो सिस्टम चल रहा है यहाँ पर सारा, और ये तो पूरा एक आपको नए सिरे से कई जेलें बनानी पड़ेंगी, इतने लोग हैं। तो मुस्तफा भाई, लगता है कि हर किसी स्टेक होल्डर के अपने गोगे और गोगियां हैं। और जब भी, मैं आपको नहीं कह रहा, जब भी डिस्कोर्स होता है, मैं टीवी पे हम देखते हैं जब टॉक शोज में, तो वो कहते हैं यार हमने कम बर्बाद किया, आपने ज्यादा किया था। कोई ये नहीं कहता कि हमने आबाद किया है। जिस तरह सिंध में बात हुई बिलावल भुट्टो साहब से, तो उनका सरगोदा का हाल देखें, फलां का हाल देखें। तो ये अजीब सा डिस्कोर्स है। नहीं, हमारे अलावा काजी साहब, हमारे अलावा जब जितने टाइम पे अख्तियार वसाइल हमारे पास रहे, हम वो लोग हैं जो सीना ठोक कर कह सकते हैं कि हमें जब जितना भी अरसे टाइम मिला, हमने अपने शहर को जो जिम्मेदारी मिली, हमने अपने शहर में 4 चांद लगाए। हमने रंग नस्ल मसलक के फ़र्क के बगैर हर किसी की खिदमत की है, और कराची को टॉप सिटी एट दैट टाइम जो हमने बनाया। ये हम कह सकते हैं कि हमारे पास जितना भी अरसा हमारे पास इख्तियार वसाइल रहे, हमने ये काम करके दिखाया। ये हमारी लेगेसी है। अच्छा, मुस्तफा भाई, मुस्तफा कमाल कराची का बेटा है, कराची का शहरी है, क्या वो ये मुतालबा करेगा कि जैसे पूरी दीगर जमातों के खिलाफ क्रैकडाउन हो रहा है, जिन्होंने भी करप्शन की है, अगर कराची में किसी ने माजी में की है, नैब, FIA, एंटी करप्शन, वहाँ भी फाल हो और वहाँ के गोगा गोगी शोगी मोगी ये सारे ख़त्म हो, ताकि कराची तो आगे जाए? क्या मुतालबा करेंगे ये सरकारी इदारों से? बिल्कुल, मैं बिल्कुल जी, बिल्कुल एज इट इज़ जो आप कह रहे हैं, मैं एज इट इज़ जो है वो उसको वाली बात को रिपीट किए बगैर कह देता हूँ कि मैं एंडोर्स करता हूँ इस सारी बात को। करें ना, बिल्कुल करें, हमसे शुरू करें, उसके बाद करें इसको, और सबके साथ करें। ये वाला काम भाई होना चाहिए। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, और हम ये कहना चाहेंगे कि ज़ाहिर आपका नाम उन लोगों में आता है जिन्होंने कराची वाकई खिदमत की। ये थे मुस्तफ़ा कमाल कराची से हमारे साथ, MQM के रहनुमा। एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद बहुत से अहम इशू और एक मेहमान और भी हमारे साथ होंगे। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। हमें ज्वाइन किया है शहजाद हुसैन भट्ट साहब, लाहौर ब्यूरो के चीफ भी हैं और अंदर की खबरें भी रखते हैं। थैंक यू वेरी मच भट्ट साहब, आप हमें तशरीफ़ लाए। भट्टी साहब, ये भी बड़ा एक कौमी मसला है इस वक्त पाकिस्तान में। मैं आपसे शुरू करता हूँ। देखिए, अगर फराह गोगी वाला मसला हल हो जाए तो हमारे कर्जे भी उतर जाएंगे, मसाइल बाकी भी हल हो। क्या ख्याल है आपका? अच्छा साहब, एक तो शहजाद भट्ट साहब से हम लेंगे, कहते हैं ना, हम हाँ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। मुझे तो लगता है मैं एक नए दौर में शामिल हो चुका हूँ। अब मैं बहुत सारे टीवी पे बहुत सारे लोगों की गुफ्तगू देखता हूँ, लेकिन शायद कुछ लोग नापसंदीदा हो गए। तो गुजारिश ये है, फराह गोगी साहिबा ने जो किया उस पर मैंने उस हुकूमत के 4 महीने बाद प्रोग्राम किया था, ये अब कह रहे हैं। आपने उस हुकूमत के दौरान भी प्रोग्राम मेरे साथ बैठ के उस हुकूमत में किया था, बुज़दार साहब। लेकिन मेरी एक बात बताएं, आज सारा दिन टीवी पे फराह चलती रही, उसने जो कुछ किया पकड़ा जाना चाहिए। खुद मोहतरमा मरियम नवाज साहबा जो आपकी कमिंग प्राइम मिनिस्टर हो सकती हैं, हमजा शहबाज, और आज हमारे दोस्त नहायत हमें सबसे अजीज हैं, क्या नाम था आजकल उनका, आजकल तारड़ साहब, अता तारड़ साहब ने भी बार बार कहा कि पैसे लेके ट्रांसफर पोस्टिंग। तो क्या उस्मान बुज़दार धुल गया है? क्या फराह गोगी अगर नहीं है तो उस्मान बुज़दार जो पैसे ट्रांसफर, क्योंकि फराह काम तो इससे करवाती थी, इसको ना एक दिन पुलिस ने पकड़ा ना गिरफ्तार किया। तो भट्ट साहब, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, क्या ऐसा कोई कानून है कि एक बंदा जमात छोड़ दे तो उसके सब जराइम ख़त्म हो जाए, और अगर तक वो जमात नहीं छोड़ता तो जुर्म की सज़ा नहीं, सियासी वबस्तगी की सज़ा मिलती है?
देखिए भट्टी साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि सियासी वाबस्तगी की सज़ा मिलनी तो नहीं चाहिए, लेकिन जब से पाकिस्तान बना है आप ज़रा गौर कर लें, शुरू से ही ऐसे चल रहा है। ये सिस्टम आपका जो है, ये कुछ अरसा तो आमरों ने हुकूमत पर कब्जा कर रखा, और जो चंद साल मिले सियासी कुव्वतों को, उनको फलने फूलने नहीं दिया, बल्कि चंद महीने साल मतलब 15 साल भट्ट साहब पीपल्स पार्टी को हो गया वहाँ पे 15 ईयर। इससे पहले 2 दफ़ा पीपल्स पार्टी पावर में रही। मुस्लिम लीग नून को 1981 से मिला लें, उन्होंने भी घट नहीं की, मैं एग्री करता हूँ। उन्होंने जो हमारा बेड़ा गर्क किया, बल्कि ये बूटे उन्होंने ही लगाए थे जो जिसकी धूप के नीचे हम बैठे हुए हैं आज। आपकी सियासत पे बड़ी गहरी नज़र है। एक तो उस्मान बुज़दार की करप्शन के मुबैना किस्से आम है, मैं भी जानता हूँ, उनका एक अली हैदर था स्टाफ ऑफिसर, उसको भी जानता हूँ। क्या वजह है कि उस्मान बुज़दार पर हाथ नहीं पड़ता? और क्या लाहौर में और कोई कब्जा पंजाब में नहीं है? सिर्फ एक केस ही है, यकीनन जो है इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, करप्शन गाली है। तो डू यू थिंक को पाकिस्तान में और भी कोई करप्ट है? देखिए भट्टी साहब, करप्शन तो आप किसी पे लगा सकते हैं। आप नवाज शरीफ को करप्ट कह दें, साबित आपको अदालतों में करना पड़ेगा। आपने 10% सिंध वाले को भी कह दिया था कि वो भी करप्ट है, साबित आपको अदालतों में करना पड़ेगा। अब उस्मान बुज़दार की करप्शन जो है वो नवश्ता दीवार है। वो आप देखें कि पंजाब का बेड़ा गर्क जिस तरह किया है उस्मान बुज़दार ने, उस पर अल्लाह माफ़ी कहा जा सकता है। और मैं समझता हूं कि आप गौर करें कि उसके बाद जो इस वक्त सीएम पंजाब निगरां है, हालांकि उसका कोई काम नहीं है कि वो ऐसा काम करे, लेकिन दिन रात उस्मान बुज़दार की बजाय आप जो देख रहे हैं इस वक्त निगरां मोहसिन नकवी को, स्पीड मोहसिन, वो आपको रिजल्ट दे रहा है। तो बंदे भी तो होने चाहिए ना। बड़ी साहब, एक तो खुदा का शुक्र है ना कि अब यहाँ पर कोई नई हाउसिंग सोसाइटियाँ नहीं बन रही, कोई जो है वो ग्रे या जो क्या कहते हैं ग्रीन से ग्रे नहीं हो रहा, ब्राउन से ग्रीन, ब्राउन से ग्रीन। तो ये तो कम मामला रुका है ना। एक अच्छी बात है, मोहसिन नकवी हमारे भी भाई हैं। ये मैं हैरान हूँ कि शहबाज शरीफ जैसे लेजेंड, आइंस्टाइन और आप क्या क्या कहते हैं यार, उनके दौर को बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं। अनबिलीवेबल है यार। डू यू थिंक शहबाज शरीफ, स्पीड तो नाम उनका था, तो डू यू थिंक उनके दौर में करप्शन हो सकती है? किसी की जुर्रत है कि शहबाज करे परवाज तो कोई रोके? देखें, शहबाज शरीफ साहब के दौर में करप्शन अगर हुई होगी तो मैं उस पर यह नहीं कहता कि करप्शन नहीं होगी, लेकिन आटे में नमक के बराबर। जो उस्मान बुज़दार के में वहां से शुरू करके पूरे पंजाब में फैली है, मैं समझता हूं उसने वफाक की हुकूमत गिराने में अहम किरदार अदा किया है। मैंने एक आपको शॉर्ट सुनवाना है, कैसा बड़ा एक हंसी आ रही है आज। मैंने ड्रामा एक सिर्फ मैंने मान लिया ये जो फरमा रहे हैं ठीक है, मरियम नवाज साहबा हमारी बहन ने जो फरमाया हरब बरब ठीक, हमजा ने भी कहा उस्मान बुज़दार करप्ट ठीक, अता ताड़र साहब ने भी हमारे कहा, तो फिर उन्हें ना एंटी करप्शन को नजर आ रहे हैं, ना FIA को आ रहे हैं, ना नैब को नजर आ रहे हैं, ना पुलिस को आ रहे हैं। तो ये क्या है? नहीं, लेकिन एक बात भट्ट साहब की ठीक है, आटे में नमक वाली बात ठीक है। ये नमक जो है ना सिर्फ थोड़ा सा है, जो ख्यूड़ा की कान में है ना थोड़ा सा नमक, उसके बराबर करप्शन हुई होगी, लेकिन उससे ज्यादा नहीं हुई। मैं अता तारड़ साहब को सुनवाता हूँ आपको। उस प्रॉपर्टी टाइकून से उससे 240 कनाल जमीन गोगी ने किस मद में ली? उस प्रॉपर्टी टाइकून ने। वो प्रॉपर्टी टाइकून अपनी बेटी से बात करता है उस प्रॉपर्टी टाइकून से। भाई उस प्रॉपर्टी टाइकून का लोग नाम नहीं लेते। आप प्रॉपर्टी टाइकून से जमीनें हथियाएं। इस प्रॉपर्टी टाइकून की तरफ से 47 मुख्तलिफ ट्रांजैक्शंस हैं। अच्छा यार, ये नाम प्रॉपर्टी टाइकून कह रहे, नाम ये भी नहीं ले रहे। भट्ट साहब मैं आपसे पूछूं नहीं, मैं इसके बाद भट्ट साहब से खुद जाऊंगा। हाँ। क्योंकि अता तारड़ साहब को मैं आज प्रोग्राम में लेना चाह रहा था, मैंने फोन भी किया। हाँ, मैंने जो दिखाया आपने मुझे कि यार बड़ी कोशिश की हमने। कमो बेशतर 12 दफा इन्होंने प्रॉपर्टी टाइकून का, लेकिन उसका नाम नहीं लिया। क्या वजह है? चलो ये तो ईमानदार आदमी है, ये पैसे भी नहीं खाते, अता तारड़ पे करप्शन भी नहीं है। और भाई जिसने 240 कनाल किसी को दिए उसका नाम आप नहीं ले रहे। और उसने वो लिए कहां थे से 240 कनाल जो उसने दे दिए आगे से? अच्छा भट्ट साहब, ये मुझे बताया अता तारड़ साहब की बात में बज़ाहिर वज़न है, लेकिन प्रॉपर्टी टाइकून का नाम अता तारड़ साहब बहादुर, दलेर, कॉम्पिटेंट और नून लीग के बहुत करीब, इन्होंने भी नाम नहीं लिया, ना ही उस्मान बुज़दार पे भी किया, लेकिन उसके खिलाफ कार्रवाई कोई नहीं हो रही। भट्टी साहब छोड़े उस्मान बुज़दार, किस्सा पुराना हो गया, मुल्क तरक्की कर रहा है इस वक्त अल्लाह की रहमत से।
बहुत सारी आप डॉलर और दीगर चीज़ों को देखें, इस वक्त तिबले जंग बच गया है। अब जमहूरी हुकूमत वापस आ रही है और इसमें माजी के जो विलन थे अब वो हीरो बनने जा रहे हैं। और इस हीरो में देखें ना, सियासी शतरंज की जो बिसात बिछी है उस पर एक एक चीज़ मार्क की जा रही है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने आज जो एक बहुत बड़ी चीज़ की है वो मुजफ्फरगढ़, काजी साहब जरा नोट करें, मुजफ्फरगढ़ की जो सीट है PP 268, मेरा ख्याल है माजी में ये 270 होती थी, उसमें से जो मोहम्मद अजमल खान चांडियो थे वो जनाब आपके पिछले इलेक्शन में कुछ 40 वोटों से इलेक्शन हारे। नून का बंदा जो है आज़ाद जीता, PTI का नीचे रहा। अब अगर 17,000 से एक बंदा इलेक्शन जीता था PP 268 का, तो 17,000 में से जो मुस्लिम लीग नून का 16,000 और दूसरा इंडिपेंडेंट, यानी कि ये कंफर्म हो गया कि 268 जो अब सीट है वो उनकी हो गई। इसी तरह अटक, इसी तरह जी आप राय दे रहे हैं कि फैसला अभी तो, क्योंकि चीफ जस्टिस ने फरमाया इलेक्शन में डाउन नहीं करना, आपने सीट उनको दे दी। सर सीट हमारी इतला है, हमारी इतला जरा मेरे इजहार राय का तो देने दे, हर सर्वे में 70% PTI है। तो ये अचानक लाहौर में इवन के हमारे एक दोस्त, क्या नाम है, चोई गुलाम साहब ने कहा कि खुद मुस्लिम लीग नून के लिए कोई सीट नहीं रही, चौधरी गुलाम साहब ने फरमाया। तो आप समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब जो आए हैं तो ये वज़ीर आज़म बन चुके हैं, इसका सर जी चौधरी गुलाम हुसैन की राय होगी, मैं तो बात कर रहा हूँ फैक्ट्स एंड फिगर पर, वो उसकी राय, मेरी तो राय है नहीं ना, मेरी राय माने ना उसकी माने। 17,700 काजी साहब एक वोट, 16,000 एक वोट और 17,700 से जीतता है। 32,000 वोट लेकर जब एक जमात मैदान में उतर रही है तो आप कहते हैं कि जी वो जीत नहीं सकता। रिटर्न ऑफ द वॉल, उसने जीतना ही जीतना है, ये तो किताबें कह रही है ना, मैं तो नहीं कह रहा। काई साहब, मैं भट्ट साहब की राय का बहुत ज्यादा मदा हूं। मैं और भट्ट साहब एक जगह कल गए, वो शख्सियत 85 से लगातार इलेक्शन जीतती आ रही है, 85 से। भट्ट साहब मेरे साथ तशरीफ फरमा थे, उन्होंने कहा उस शख्सियत ने कि जनाब मैंने अपने इलाके का बनाया, उन्होंने कहा तरीके इंसाफ के खिलाफ कहीं गए तो वोट भूल जाए, अगर इस्तेकाम में गए भूल जाए, और अगर कहीं और गए तो मेरे बीवी और बच्चे भी आपको वोट नहीं देंगे। एक ही रोला पै गया, बल्ला सीट ले गया, ये बात हुई कि नहीं? ये बिल्कुल बात ऐसी हुई है, लेकिन आप याद रखें वो शख्स हो जिसका आप नाम ले रहे हैं, सरगोदा से उसका तल्लक है, 40 साल से उसका खानदान जीत रहा है। फवाद चौधरी की बात कर रहे हैं, ये दोगली पॉलिसी अपना रहे हैं भट्टी साहब। एक साइड पे कह रहे हैं PTI से मैं तुम्हारे साथ हूं, दूसरी साइड पे कह रहे हैं कि जनाब हम आजाद इलेक्शन लड़ लेंगे। कौन लड़ने देंगे इनको इलेक्शन? बात तो एक करें ना, या इस साइड पर जाइए इस साइड पर। अच्छा, आजाद इलेक्शन लड़ना आइन तोड़ने के मुतरद्दिफ है आपका मतलब है? मैं बिल्कुल नहीं चाह रहा हूं, बिल्कुल नहीं। आजाद हक है हर इंसान को लड़ने का, लेकिन वो अफराद जो PTI की टिकटों पर मुंतखब होते रहे और सानिया 9 मई में मुलव्वस रहे, मैं तो उनको आपका हक नहीं है। सिर्फ आजाद नहीं, आप मादर पिदर आजाद इलेक्शन लड़े। भट्ट साहब ये जो आपने सर्वे किया था कल परसों के, आप कसम दे रहे थे कि मैं हल्फन कह रहा हूं कि तमाम सियासी जमातों को एक जैसी लेवल प्लेइंग फील्डिंग की जा रही है, सब झूठ बोल रहे हैं कि सिर्फ नून लीग को दिया जा रहा है, PTI को भी उतने मौके मिल रहे हैं सियासत करने के, पीपल्स पार्टी को भी और नून लीग को भी। आप इस बात पे तो कायम है ना? सर जी बात सीधी है, दोरफी बात है। अब आप देखें, पहले एक लिस्ट जारी हुई जिसमें 2-3 हज़ार अफराद 9 मई के वाक़े में पकड़े गए, पाबंद सलासल है। अब फिर जो दोबारा 945 अफराद की लिस्ट आई है जियो फेंसिंग में, जो अफराद वहां पर मौके पर मौजूद थे उनके नाम आ रहे हैं, अब वो पकड़े जा रहे हैं। अब उनको, इसमें थोड़ा सा मैं ये क्लियर कर दूं कि मैं जरूर कहूंगा हुक्मरानों से कि अगर कोई बेगुनाह है तो पंजाब पुलिस उसको पैसे लेकर छोड़ रही है या पाबंद सलासल कर रही है, ज्यादती हो रही है। जो वाकई में आपने 3,001 बताया आपने, और 2 आप कितने बताए? 945 की अब लिस्ट जारी है 4 दिन पहले। अब ये गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं। ये कितने? 4,000 बंदा बन गया, इससे भी ज्यादा है, 5,000 बन गया। ठीक, 5,000। अब इस तरह करें कि 24 करोड़ माइनस 5,000, उन्होंने की कसूर है, उन्होंने भी तो कुछ कर लेने दियो। तो खुली आजादी दी हुई है, बंदा ही कोई नहीं उनके साथ इस वक्त। वेरी गुड। अब तो टिकट लेने को तैयार कोई नहीं काजी साहब। अच्छे रकम लंगी। ये होती है इंडिपेंडेंट राय, ये होती है आज़ादी सहाफत। पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर मेरे कायद
इमरान नहीं खान सर, उनकी राय और हम उसका एहतराम करते हैं। मैं एहतराम करूँ, यही तो हुसन है गुफ्तगू का, क्योंकि हम सियासी लोग नहीं है ना, लड़ना थोड़ा है। ये कह रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्डिंग है, मेरी दुआ है कि ऐसी लेवल प्लेइंग फील्डिंग नून लीग को ना मिले, बस जो पीटीए के साथ ठीक है, मेरी दुआ। यार ये मेरी राय तो मुझे करने देना। और काजी साहब कुछ नहीं होने जा रहा, मुल्क तरक्की करने जा रहा है, और यूं करके टैक्सी करता हुआ जो गिराया था ना जिस शख्स ने, आज वो रो रहा जेल में बैठा हुआ, वो अब जहाज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ही उठाएगा। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जहाज उठाएगा, ये ज्यादा वजनी नहीं होता, इसको उड़ता है कि उठाया जाता है? वही पायलट उठाएगा ना सारे। अच्छा पायलट मिल गया है? पायलट खुद है वो। अच्छा बड़ी साहब, नहीं पायलट के साथ पायलट उसकी बेटी होगी। अच्छा, ये भी खबर दे रहा हूं आपके प्रोग्राम में। अच्छा पायलट के साथ कोई लंदन मामला तय हुए थे, जहाज कैसे रनवे पे? नहीं, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। एक ब्रेक है, अच्छा, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो दो स्टोरीज हैं। स्वाग की तो हम बात करेंगे जो रियल इशू है, और ये लॉकडाउन से ठीक होगा, और ये हुआ क्यों है। आज हम दुनिया का गंदा तरीन शहर लाहौर कैसे बन गया बागों के शहर से। यकीनन जो करप्शन फ्री हुकूमतें थी, जो बिल्कुल कोई कब्ज़ा नहीं हुआ यहाँ पे, इसी वजह से ये सब कुछ हुआ है। नहीं, ये इसलिए हुआ है कि यहाँ की टाउन प्लानिंग कब्ज़ा ग्रुपों ने की है, और पॉलिटिकल जो है उनके साथ मिल के हैंड इन ग्लव थे, और आज लाहौर में सांस लेना दूभर हो गया है। और लेकिन बट सब ठीक कहते हैं, अल्लाह करे हम तरक्की करके शहर से बाहर निकल जाएँ ताकि सांस तो ठीक आए। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। तो बट साहब, बड़ा मैं सुन रहा हूँ कि जिस तरह खिड़की तोड़ हफ्ता होता था फिल्म की टिकट्स लेने के लिए रन, तो सुना है आजकल मुस्लिम लीग नून की टिकटों के लिए भी बहुत आपस में खींचातानी हो रही है। काजी साहब आप ज़रा गौर करें कि फजलुर रहमान, आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, तीन बड़े नाम है ना। फजलुर रहमान साहब ने पंजाब में कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली और कौमी असम्बली दोनों नशिस्तें आप निकाल कर देख ले, एक सीट पंजाब असम्बली की नहीं जीती हुई, ना नेशनल असम्बली की उन्होंने पंजाब में जीती। फजल रहमान इज इक्वल टू बलोचिस्तान। अब कर लें दूसरा पलवान आसिफ जरदारी इज इक्वल टू सिंध, 7 या 8 सीटें। कौमी असम्बली की आधी से ज्यादा सीटें जो हैं वो पंजाब की हैं, जो पंजाब जीतेगा वही जीतेगा। और मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में जो महाज लाया है, जो शतरंज की बिसात बिछाई है, आप देखें ना, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि ये उन्होंने एक सूबाई हल्का PP 268, इस तरह बाकी सीटें हैं। ये पंजाब की सीटें जो हैं वो ग्रिप करने जा रहा है। अच्छा मसला क्या हुआ है, रफड़ क्यों डाल रहा है? बलोचिस्तान में बाप पार्टी जो है वो नून के साथ फिट होने जा रही है, फजल रहमान साहब का सौदा बिकना बंद। सिंध में MQM आ गई नून के साथ, आसिफ जरदारी का सौदा बिकना बंद। ये नवाज शरीफ पूरे मुल्क का सियासतदान बन के उभर रहा है, सिंध में भी जाएगा, बलोचिस्तान में भी जाएगा, और पंजाब तो ऑलरेडी वो विन करने की पोजीशन में आ गया। आपने आज मेरे नॉलेज में बड़ा इजाफा किया कि पूरे मुल्क का लीडर, मैं कहता हूँ वो लंदन का भी लीडर है और सऊदी अरब का भी लीडर है। मेरी राय है नवाज शरीफ साहब के बारे में, और यकीनन इतनी अक्सरियत से लेंगे तो शायद 3 आइन में अमेंडमेंट हो, 3 8-8 घंटे के वज़ीर आज़म हो, एक नवाज शरीफ साहब, एक मोहतरम शहबाज शरीफ साहब, एक मरीम नवाज साहब। अच्छा पंजाब में तहरीक-ए-इंसाफ भी एक जमात गालबन थी जिसका नाम नहीं ले दिया जाता। डू यू थिंक वो उसका वोट बैंक नहीं है? एक तो होता ना बैंक तो यकीनन कईयों के होंगे, हमने MC भी ज़ीरो वो बेच दिया था। तो तहरीक-ए-इंसाफ कितने सीटें ले लेगी? जब आपने खुद ही फरमा दिया तहरीक-ए-इस्तेकाम ये PTI थी, तो माजी की जमातों पर क्या, अब उनके पास तो बंदे ही नहीं है। अब बात करें मुस्लिम लीग नून की, अब बात करें इस्तेकाम पार्टी की। इस्तेकाम पार्टी जो है उसकी 7 सीट टू सीट एडजस्टमेंट होगी नून की, वो भी खुफिया अंदाज में। अच्छा वोट भी खुफिया पड़ेंगे, रिजल्ट भी खुफिया होगा। नहीं, आपकी बात बहुत ज्यादा बदन है। मुझे ऐसा लग रहा है क्या ये सिलेक्शन में तहरीक-ए-इंसाफ के लिए जो लेवल प्लेइंग फील्डिंग है वही मुस्लिम लीग नून के लिए? मेरा एक सवाल था, सिर्फ आपका सवाल दुरुस्त है, बंदे ही नहीं है आपके पास खड़े करने के लिए। अच्छा बंदे होंगे तो खड़े करेंगे ना। बात यह है इस वक्त आने वाले दिनों में, काजी साहब आपके प्रोग्राम में खबर ब्रेक कर रहा हूं, जनूबी पंजाब के वाले से बड़ी तादाद जो इलेक्टेबल्स की है वो मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन करेंगी, जिसकी आज पहला मैं खबर दे रहा हूं, बहुत जल्द नरेंद्र मोदी मुस्लिम लीग नून की हमायत में कैंपेन चलाएगा। और श्रीनगर तक आज मेरे गेस्ट, मेरे मेहमान ने
मेरी आंखें खोल दी। जैसे इमरान खान ने मोदी के हक में चलाई थी, वही वाला मोदी। वो मैंने सज्जद जंदाल की बात नहीं की, वो क्योंकि पिंडी में मरी आता था, मैंने उसकी जिक्र नहीं किया। इसका मतलब है कि आपने जो इलेक्शन है उसको नहीं करना, सिलेक्शन करना। ये कह रहे हैं उनका वोट बैंक नहीं है। सुनो टीवी, नियो टीवी, दर्जनों टीवी, खुद मुल्क के PMLN का डिजिटल जो अकाउंट वो कह रहे हैं 70% है। अगर 500 बंदे झूठे अकाउंट्स पता नहीं कौन कौन से बनाए हुए हैं काजी साहब, आपने खुद ही सर्वे ये बताएं, खुद ही बनाते हैं मस्जिद खुद ही मंदिर। अच्छा, नवाज शरीफ मेरे ख्याल में बट साहब अगर गुस्ताखी न समझ, नवाज शरीफ से ज्यादा साहिब इल्म फहम रखने वाले शहबाज शरीफ ज्यादा अहल नहीं है वजारत उज़्मा के लिए, अगर इतना दूसरा मुकाबला है ही नहीं। आप क्या काजी साहब, क्या परवेज मुशर्रफ ने जोर लगा लिया था शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए? वो तो आज भी ताबेदार था, आज भी ताबेदार है। मैं थोड़ी फिर ये 22 में किसके जोर से वज़ीर आज़म बने शहबाज शरीफ? आवाम के जोर से। बट सब एक बात तो ठीक कह रहे हैं। देखें 16-18 महीनों में जो शहबाज शरीफ साहब ने हमें सुपर पावर बनाया है, तो मतलब है कि इस वक्त बैंक करप्ट हो जाना था आपने, हमने बैंक करप्ट हो गया, अवाम ने, उन्होंने नहीं। आप तो उस वक्त क्या थे 4 दिनों में 6 दिनों में कोई नहीं हुए। ये शहबाज शरीफ ही है, आज भी नहीं हुए, ना अगले दिनों में होंगे इंशाल्लाह। बट साहब मैं आपको बता दूं, हम बैंक करप्ट डिक्लेयर नहीं हुए उनकी मेहरबानी से। हाँ, अभी उन्होंने कहा है कि $650 बिलियन भीख मांग के लाएं। ए अरबपति भिखारियों, 6.5 बिलियन मांगो UAE से, सऊदी अरब से, फिर तुम हमें खराज 700 मिलियन की यूं हड्डी फेंगे। अच्छा यार, उसको वापस बुला लो जिसकी वीडियो कॉल्स भी जिसकी वजह से मुल्क डिफॉल्ट हुआ होना था, खुदा ना खास्ता, उसी को वापस बुला लो। डिफॉल्ट की साफी का काम, उसके फिगर निकाल के देखें, हुकूमतें बनाना कराना। तो ऐसा गुजारिश है कि नवाज शरीफ वजीर आजम बन गए, तरीके इंसाफ इलेक्शन में नहीं है, ठीक है ना? तो मुल्क हम तरक्की कर जाएगा, IMF से निकल जाएंगे, क्या क्या फायदा होगा? सर जी 2 बातें हैं छोटी सी। शौकत तरीन की कॉल निकाल के देख लेना, आपको याद होगा। यही कहा था ना खान साहब के बारे में, एक किस्त आ गई, दूसरी किस्त आ गई। ठीक है कि मैं एक वीडियो क्लिप दिखाना चाह रहा हूँ। नहीं ना इस तरह ना करें आप। नहीं, इस फोन में ना छेड़ मलंगा लूं। नहीं वो बट सब ठीक कह रहे हैं। देखें बात बड़ी सही है उनकी, हमें तो इंशाल्लाह जिस अगर किसी की एक प्राइम मिनिस्टर तो आपकी बनियान नहीं रहेगी। ये लोगों को मैसेज देते हो ना, इसको ऑफर कराओ, इसको मुल्क छोड़ना। अच्छा नहीं कोई नहीं, व्हाट्सएप होता है, अल्लाह ना बनो खुदा की जमीन पे। अल्लाह ताला यार बलोचिस्तान बाप जा रहा है उधर, क्यों जा रही है उधर? बाप जा रही है, फिर बताए काजी साहब। क्योंकि बाप सबका बाप है। बता दें आप, बता बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया क्यों मेरे भैया? हवा चल गई है काजी साहब, हवा चल गई है। बट से बिल्कुल ठीक आप कहते हैं, बिल्कुल। अच्छा ये बताया मियाँ सब के अल्लाह ताला उनको सेहत जिंदगी तंदुरुस्ती दे। प्लेटलेट्स तो ठीक है ना, खुदा ना खास्ता इलेक्शन हारने की सूरत में दोबारा तो नहीं गिर सकते। प्लेटलेट्स जब खराब थे तो काजी साहब के हुक्म से बाहर गया था मुल्क से, खुद भाग के गया था, जेल तोड़ के गया था, आपने भिजवाया था। बिल्कुल। बट साहब मुझे क्लोजिंग करनी है, वो नहीं गए थे। वो बाजवा साहब से सौदा हुआ था कि हम आपको 3 साल मजीद देंगे, और इसका इतराफ ख्वाजा आसिफ साहब ने किया। बड़े नेक और परहेजगार लोग हैं, तभी तो आज हम सुपर पावर हैं। इन सब के बावजूद, चाहे PTI हो, चाहे PPP हो, चाहे PMLN हो, थैंक यू वेरी मच, हमें इस दुनिया की सबसे बड़ी माशी ताकत बनाने के लिए बहुत शुक्रिया। आज हफ्ते का आखिरी प्रोग्राम था, मंडे को फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।